मेघना अपनी मम्मी पापा के साथ कानपुर में रहती थी। मेघना के पापा स्कूल में साइंस के टीचर थे। हर संडे को मेघना के पापा मेघना को पढ़ाते हैं। बेटा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम बताओ। प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रक्रिया होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? 150 मिलियन किलोमीटर। शाबाश बेटा, तुम जरूर एक दिन विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करके दिखाओगी। मेघना अक्सर अपने पापा के साथ रात में छत पर आ जाती और तारों से भरे अंतरिक्ष को देखकर तरह तरह के सवाल पूछती रहती। पापा, मैं अक्सर दो चलते हुए तारों को एक दूसरे की ओर आता हुआ देखती हूँ, लेकिन वो एक दूसरे से कभी टकराते क्यों नहीं है? बेटा, वे एक ही लाइन में नहीं चल रहे होते। कोई ऊपर होता है और कोई नीचे, लेकिन दूर से देखने पर दोनों एक ही लाइन में चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक दिन मेघना के पापा जब ड्यूटी से लौट कर आते हैं तो बहुत उदास होते हैं। क्या हुआ, आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? मेरी नौकरी छूट गई है। स्कूल वालों ने स्टाफ की छटनी कर दी है। कल से मैं शहर के बाकी स्कूलों में नौकरी की तलाश करूंगा। अगले दिन मेघना के पापा शहर के सभी स्कूलों में जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी स्कूल में खाली जगह नहीं होती। मेघना के पापा घर लौटकर कहते हैं, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल पाई। हमें ये किराए का मकान खाली करना होगा। पापा, फिर हम रहेंगे कहाँ पर? बेटा, शहर में तो अब गुजारा मुश्किल है। हमें गांव चलना होगा। अब मैं गांव में ही खेती किसानी करूंगा और YouTube पर बच्चों को पढ़ाऊंगा। मेघना का परिवार गांव में लौट जाता है। मेघना के पापा मेघना का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा देते हैं और रोजाना शाम को उसे खुद पढ़ाते हैं। कुछ साल बाद मेघना बड़ी हो जाती है और दिमाग इतना तेज हो जाता है कि वो 12th क्लास ग्रेजुएट के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लेती है। एक दिन स्कूल में साइंस मॉडल कंपटीशन होता है। मेघना एक रॉकेट का मॉडल बनाती है। कंपटीशन में मेघना को फर्स्ट प्राइज मिलता है। तभी गांव में कोरोना नाम का एक वायरस फैल जाता है, जिसकी चपेट में मेघना के पापा और मम्मी भी आ जाते हैं। मेघना के पापा की मृत्यु हो जाती है और माँ बीमार पड़ जाती है। अब मैं मरने से पहले तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। अब तुम्हारे पिताजी तो हैं नहीं। अगर मैं भी मर गई तो कौन तुम्हारी शादी ब्याह की जिम्मेदारी संभालेगा? मेघना की माँ मेघना की शादी गांव के ही एक लड़के से कर देती है। एक दिन मेघना अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मेरा 12th क्लास कंप्लीट हो चुका है। अब मैं शहर जाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ। लेकिन शहर तो यहाँ से बहुत दूर है। मैं वहीं पर एक कमरा किराए पर ले लूंगी। मैं हर संडे को यहाँ पर आ जाया करूँगी। मेघना का पति समझ जाता है कि मेघना बहुत जिद्दी है। वो अपनी पढ़ाई पूरी करके ही मानेगी। मेघना शहर में एक रूम ले लेती है और कॉलेज में पढ़ने लगती है। एक दिन मेघना जब अपने घर पर आती है तो अपने पति को बताती है, हम लोग कॉलेज में सूरज पर जाने वाले रॉकेट के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर हमारा प्रोजेक्ट अच्छी तरह बन गया तो हमें इसरो में काम करने का मौका मिलेगा। अरे, ये इसरो किस चिड़िया का नाम है? इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वही भारत में सब रॉकेट वगैरह छोड़ता है और स्पेस की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। एक दिन जब मेघना कॉलेज की लैब में रॉकेट के प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है तो गलती से लैब में आग लग जाती है। कॉलेज वाले मेघना को निकाल देते हैं। मेघना घर पर रोते हुए आती है और अपने पति से कहती है, मेरी गलती से लैब में आग लग गई। कॉलेज वालों ने मुझे निकाल दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? तुम अपना प्रोजेक्ट यहाँ घर पर ही बनाओ। जो भी जरूरत का सामान होगा वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। मेघना अपने पति की सहायता से लगातार 6 महीने तक सूर्य पर जाने वाले रॉकेट के प्रोजेक्ट पर काम करती रहती है। एक दिन मेघना पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेती है और सीधे इसरो के ऑफिस में चली जाती है। इसरो के वैज्ञानिकों को मेघना का प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है और वो मेघना को इसरो में जॉब का ऑफर भी दे देते हैं।
मेघना के प्रोजेक्ट के आधार पर एक असली रॉकेट तैयार किया जाता है। मेघना का शहर के सभी अखबारों में नाम छपता है और मेघना रॉकेट रानी के नाम से फेमस हो जाती है। ये कहानी है महाराष्ट्र के विदर्भ जिले की। विदर्भ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमेशा सूखा पड़ा रहता है। यहाँ के किसानों का जीवन हमेशा संकट में ही रहता है, क्योंकि ना उनके पास पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए अनाज। इन्हीं किसानों में से एक थे तुकाराम गायकवाड़, जिनके पास बहुत बड़ी जमीन तो थी, लेकिन सूखे के कारण सिर्फ छोटी सी जमीन ही उपजाऊ थी। तुकाराम गायकवाड़ की एक ही बेटी थी, पूनम, जिसे वो रोज स्कूल छोड़ने जाते थे। बाबा, आप मेरे को रोज स्कूल क्यों ले जाते हो? मेरी बाकी सहेली घर पर रहकर अपनी माँ का हाथ बटाती है और एक मैं हूँ जो सब लड़कों के साथ स्कूल जाती हूँ। क्या मैं एक लड़का हूँ? धत पगली, क्या स्कूल सिर्फ लड़के जाते हैं? और मैं तेरे को रोज स्कूल पढ़ने ले जाता हूँ ताकि तू पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बने। बड़े अफसर क्या करते हैं? वो बड़े बड़े ऑफिस में बैठते हैं, काम करते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और बंगले भी। वो खेती नहीं करते क्या? नहीं, भला वो खेती क्यों करेंगे? तो मुझे बड़ी ऑफिसर नहीं बनना। वो क्यों? क्योंकि मुझे तो खेती करनी है। धत पगली, चल तेरा स्कूल का समय हो गया है, जा स्कूल जा। पूनम को बचपन से ही पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। वो अक्सर पेड़ लगाया करती थी और उसका ये प्यार उसके बड़े होने पर भी जारी था। आज पूनम 10वीं पास हो गई थी और तुकाराम जी बहुत खुश थे। वो पेड़े लेकर घर पर आए। अब मेरी बेटी बड़ी ऑफिसर बनेगी। अच्छा ये बता, तू इंजीनियर बनेगी या डॉक्टर? बाबा। अरे बेटा पूनम, बोलना, क्या बनेगी, इंजीनियर या डॉक्टर? बाबा, मुझे कृषि वैज्ञानिक बनना है। क्या कृषि वैज्ञानिक? क्या रखा है इस कृषि विज्ञान में? मैंने सोचा था तू डॉक्टर बनेगी, लोगों का इलाज करेगी और मेरी छाती चौड़ी हो जाएगी, लेकिन ना जाने तुझे क्या लगाव है इस खेती से। तुकाराम जी वहाँ से गुस्से में निकल गए। पूनम की माँ ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन खेती के लिए उसका प्यार अटूट था। वो आगे पढ़ने के लिए ट्रेन में बैठने ही वाली थी। पूनम बेटा, क्या रखा है इस खेती में? देख किसानों की हालत देख। मैं चाहता हूँ कि तेरी जिंदगी अच्छी बीते, तेरे पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो और सब कुछ हो जो मेरे पास नहीं है। कृषि वैज्ञानिक बनकर तू क्या करेगी? आपके जैसे गरीब किसानों के सपने पूरे करूंगी। आप सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे हो और मैं ये चाहती हूँ कि विदर्भ के सारे किसान खुशी से रहे, किसी का भी जीवन गरीबी में ना गुजरे। फिर पूनम की ट्रेन छूट गई और वो पुणे के लिए निकल गई। उसने पुणे में एक कॉलेज में एडमिशन लिया। पूनम दिन रात खेती और पौधों के बारे में पढ़ती रही और आखिर 5 साल पढ़ाई करने के बाद वो दिन आ ही गया जब पूनम एक कृषि वैज्ञानिक बनी। उसकी मेहनत और लगन से उसे सरकारी ऑफिसर की नौकरी भी मिल गई और फिर पूनम अपने गांव वापस लौटी सरकारी गाड़ी में, वो भी विदर्भ की कृषि ऑफिसर बनकर। और अब तुकाराम जी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया। पूनम ने विदर्भ की प्रगति के लिए बहुत अच्छे तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पूनम ने किसानों में हाइब्रिड बीजें बांटी जो विदर्भ की तेज गर्मी और पानी के लिए ही बनी थी।
कुछ ही महीनों में जो खेत हमेशा बंजर होते थे वहाँ फसलें लहराईं, सब्जियाँ दिखने लगीं। सभी लोग पूनम की प्रशंसा कर रहे थे। अब लोग तुकाराम जी के पैरों में गिरकर उनका धन्यवाद कर रहे थे। ये देखकर तुकाराम जी की छाती चौड़ी हो गई कि आज उनकी बेटी की वजह से उन्हें इतना सम्मान मिल रहा था। तो बच्चों, इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि कोई भी करियर छोटा या बड़ा नहीं होता, और अगर हमें किसी चीज से प्यार हो तो उस पर डटे रहना चाहिए। जैसे पूनम के पेड़ों के प्यार ने उसे कृषि वैज्ञानिक बनाया, जिसने पूरे विदर्भ की जिंदगी बदल दी।